बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। बेटा आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11, चैप्टर होम्योस्टेसिस जो है उससे हमने पिक किया है। जैसे कि आपको पता है, अगेन मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, ये बायोलॉजी ग्रेड 10 जो है उसका चैप्टर सेकंड है और ओवरऑल अगर बात करें 9th और 10th की बायोलॉजी की तो फिर हमारे पास ये चैप्टर नंबर 11 है। आज का टॉपिक हमारा है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। फंक्शनिंग ऑफ किडनी फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि स्ट्रक्चर कैसा है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। We know that nephron is the basic structural and functional unit of kidney। और अगर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है नेफ्रॉन है, तो फिर हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, फिर जाके हम जो है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी को जो है डिस्कस कर सकेंगे। अब फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है, इसके हवाले से मैं एक दो बातें पहले आपको बताता चलूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बेशुमार मरतबा जो है वो लाहौर बोर्ड में और दूसरे बोर्ड में जो है वो आ चुका है। इसको कई तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन फंक्शनिंग ऑफ किडनी, राइट अ नोट ऑन फंक्शनिंग ऑफ किडनी। सेकेंडली पूछा जा सकता है कि गिव द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह से एक और तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरिन फॉर्मेशन में किडनी का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन। अब ये देखें, कई तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे कि किडनी फंक्शनिंग या स्टेप्स फॉर यूरिन फॉर्मेशन, तो अब आप देखें इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। इन दोनों के आंसर में हम लिखेंगे यही, लेक्चर नंबर 11 ही हम लिखेंगे, टॉपिक यही लिखेंगे हम, फंक्शनिंग ऑफ किडनी। लेकिन उसने थोड़ा सा इसको कह लें कि मोल्ड कर दिया है, स्टेप्स का नाम दे दिया है, क्योंकि फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है इसको हमने अपने समझने के लिए, फॉर आवर असिस्टेंट्स वी हैव डिवाइडेड फंक्शनिंग ऑफ किडनी इनटू 3 स्टेप्स। तो इसीलिए उसने जो है वो कई बार जो है इस तरह से पूछ लेता है कि गिव द स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो आज हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी को पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शनिंग ऑफ किडनी को पढ़ने से पहले हमें जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का पता होना चाहिए। In previous lecture number 10, we have discussed structure of kidney and structure of nephron। तो इसका मतलब यह है कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है वो अच्छी तरह से याद होगा, और अगर ऐसा है तो फिर हम जो है वो फंक्शनिंग ऑफ किडनी को ईजिली पढ़ सकेंगे, इसको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। जी, फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 स्टेप्स। उससे पहले असल में फंक्शनिंग ऑफ किडनी या किडनी का फंक्शन क्या है, याद रखना है कि किडनी का मेनली एक ही फंक्शन है इस ज़ुमरे में, कि यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन यानी कि किडनी का काम क्या है, एक काम यूरिन को प्रोड्यूस करना। ऑल्दो यूरिन प्रोडक्शन जो है इसके ज़रिए से ही किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी जो है वो परफॉर्म करता है। याद रखना आप कि जस्ट जब वो सिंपल फंक्शनिंग ऑफ किडनी की बात करेगा तो हमें ये लिखने हैं 3 स्टेप्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी पूछता है तो फिर हमें जो है वो नेक्स्ट हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। तो आज फंक्शनिंग ऑफ किडनी को फ़िलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है ये असल में क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन जो है ये एक स्टेप में नहीं होता, बल्कि यूरिन फॉर्मेशन जो है इसको 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वही आज के हमारे की पॉइंट्स होंगे, ज़रा 1 बाय 1 हम देखते हैं। जी, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन। हम फर्स्ट स्टेप को नाम देते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन का। सेकंड स्टेप जो होगा किडनी फंक्शनिंग का, ये है हमारे पास सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव
रीअब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड स्टेप जो है दैट इज ट्यूबुलर सेक्रीशन। सो किडनी फंक्शनिंग जो है इट इज़ कंप्लीटेड थ्रू 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स के ज़रिए से जो है किडनी फंक्शनिंग को कंप्लीट किया जाता है जी। तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि किडनी का मेन फंक्शन तो यूरिन फॉर्मेशन है। अब हम इसको 1 बाय 1 इन्हीं स्टेप्स को लेके जो है वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। याद रखें, ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसमें से कई बार शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। जैसे कि ये अक्सर पूछा गया है, व्हाट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसी तरह से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है, किस तरह से परफॉर्म की जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कई तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं जी। हम अपने पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ, फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जिसको हमने डिवाइड किया है डिफरेंट स्टेप्स में। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ स्टेप्स फॉर यूरिन फॉर्मेशन। जी, स्टेप्स फॉर यूरिन फॉर्मेशन। हम इन स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन, और इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन जी। फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है? फिल्ट्रेशन आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, ग्रेड 9 में चैप्टर नंबर 4 में फिल्ट्रेशन का एक छोटा सा टॉपिक था, आपने वहाँ पे पढ़ा है। फिल्ट्रेशन क्या है असल में? आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 फेजेस में मौजूद कोई लिक्विड जो है उसको हम सेपरेट करते हैं। आप ऐसा कह लें कि हमने जैसे कि वाटर के अंदर जो है वो सैंड को मिक्सअप कर दिया है, और हम फिर किसी कपड़े वगैरह की मदद से हम उसको फ़िल्टर करते हैं, मतलब उसको किसी कपड़े में से पास करवा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास वो कपड़ा है, या आप कह लें कि ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर है। हम इसमें डाल रहे हैं लिक्विड को जिसके अंदर हमने सैंड को मिक्सअप किया। तो आप ऐसा कह सकते हैं हमने वाटर एंड सैंड, इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स किया है और इसको हमने इसमें से पास करवाया है फ़िल्टर पेपर में से। तो जब हम फ़िल्टर पेपर में से इसको पास करवाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे फ़िल्टर पेपर को जो चीज़ क्रॉस करेगी वो एक्चुअली होगा वाटर। ये है वाटर, और जो ऊपर रह जाएगा दैट इज़ सैंड। यानी कि सैंड जो है वो फ़िल्टर पेपर में से तो पास नहीं हो सकती, तो सैंड जो है उसके पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे, जबकि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो इसमें से पास हो जाएंगे। अब एक और चीज़ ज़रा याद रखनी है आपने, सैंड जो है, अब हम सैंड को नाम देंगे, ये जो ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो चीज़ बच गई है हम इसको नाम देते हैं रेजिड्यू का, और ये जो वाटर है इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, फिल्ट्रेशन असल में क्या है? फिल्ट्रेशन के ज़रिए से हम 2 चीज़ों को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। सो ये सेपरेशन का एक फिनोमेना है, सेपरेशन का एक प्रोसेस है। लेट्स से हमारे पास हमने इन 2 चीज़ों को मिक्सअप कर दिया है, वाटर और सैंड को। वाटर और सैंड को हमने मिक्सअप कर दिया और अब हम ये चाह रहे हैं कि सैंड को सेपरेट कर लिया जाए और वाटर को सेपरेट कर दिया जाए। तो इन दोनों की सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे? फ़िल्टर पेपर में से इसको पास करवाएंगे। जब हम फ़िल्टर पेपर में से पास करवाएंगे तो जो चीज़ फ़िल्टर पेपर के ऊपर बच गई है हम इसको नाम दे रहे हैं जी रेजिड्यू का, और जो चीज़ फ़िल्टर पेपर से जो है वो फ़िल्टर पेपर को क्रॉस करती है उसको हम नाम दे रहे हैं फ़िल्ट्रेट का। सो इस केस में वाटर फ़िल्ट्रेट होगा और सैंड जो है ये रेजिड्यू। ये फ़िल्ट्रेशन की आपको मेरे ख्याल में कोई थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर फ़िल्ट्रेशन से क्या मुराद है। नाम से ज़ाहिर है प्रेशर। अगर हम ये प्रोसेस हमने नॉर्मल स्पीड से करवाया, हमने जो है पोर किया इस तरह से, आपने ये भी नोट किया होगा कि हम ज़रा फोर्सफुली अगर हम ज़्यादा कह लें कि इस तरह से किसी चीज़ को ज़्यादा ऊपर लेके जाएं, यानी कि उस ज़्यादा थोड़ा ऊपर लेके जाएं और उसको प्रेशर के तहत इस तरह से फ़िल्टर करें तो वो इजीली फ़िल्टर होती है। तो प्रेशर फ़िल्ट्रेशन से मुराद ये है यहाँ पे कि जो ब्लड प्रेशर है उसको यूज़ किया जाएगा फ़िल्ट्रेशन के लिए। हमें पता है हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब उस ब्लड प्रेशर को यूज़ किया जाएगा फॉर प्रेशर फ़िल्ट्रेशन।
अगर इसको हम प्रेशर के तहत फ़िल्टर करवाएं तो ये प्रोसेस एक तो जल्दी हो जाएगा और एक इजीली हो सकेगा और फिल्ट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होगी। इसलिए प्रेशर फिल्ट्रेशन का मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है फॉर यूरिन फॉर्मेशन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन किस तरह से परफॉर्म होगा ये ज़रा नोट फरमाना है आपने। लेट्स से ये एक किडनी है, लेट्स से ये एक किडनी है। किडनी के अंदर एंटर होती हैं दो तरह की ब्लड वेसल्स। लेट्स से एक ये हमारे पास ब्लड वेसल है, मैं एक ही फ़िलहाल शो करूँगा। लेट्स से ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल को हम नाम देते हैं बेटा रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है ये ब्लड लेके आ रही है हार्ट से, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को डिस्कस नहीं कर रहे, फिलहाल हम फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, इसको आपने मिक्सअप भी नहीं करना। तो रीनल आर्टरी जो है ये ब्लड लेके आ रही है टुवर्ड्स किडनी। अब ये जैसे ही किडनी के अंदर एंटर होती है रीनल आर्टरी तो ये डिवाइड होना शुरू हो जाती है। लेट्स से इस तरह से इसमें डिवीजन स्टार्ट होगी, ये दो में डिवाइड होगी। इसी तरह से फर्दर जो है इसमें फर्दर डिवीजन होती जाएगी, ये डिवाइड होती जा रही, फिर इस तरह से। तो ये डिवाइड हो के इस कदर बारीक जो है वो आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिनको हम एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स का नाम देते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल समझाना ये मकसद था कि रीनल आर्टरी जो है ये डिवाइड होके किस में, किडनी में जैसे ही एंटर होती है तो रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाती है। अब रीनल आर्टरी डिवाइड होती है तो इस कदर डिवाइड होने के बाद रीनल आर्टरी जो है उसमें प्रेशर जो है जैसे जैसे जो है ये डिवाइड होती जाती हैं वैसे ही जो है वो प्रेशर फर्दर जो है वो डिसिपेट होता जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो इसी तरह से जो है वो मुंतशिर होता जाता है हर एक पार्ट में। इस तरह से हर एक जो हमारे पास छोटी आर्टरी है इसके अंदर जो है वो प्रेशर जो है वो जा रहा है। तो रीनल आर्टरी में जो प्रेशर था वही फर्दर जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है डिफरेंट जो है वो आर्ट्रियोल्स में। अब हर एक आर्ट्रियोल जो है हमें पता है कि आर्ट्रियोल एंटर होता है इनटू हर एक आर्ट्रियोल जो है एफरेंट आर्ट्रियोल्स खास तौर पे जिनको हम नाम देते हैं ये एंटर होते हैं ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या चीज़ है, अगर प्रीवियस लेक्चर को आप याद फरमाएं तो आपको याद होगा कि हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो उसमें हमने एक दो चीज़ों को लेबल किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बुमेन कैप्सूल है, लेट्स से बुमेन कैप्सूल, और उसके बाद जो है ये फर्दर ट्यूबुलर पार्ट है। आपने यहाँ पे पढ़ा था जब हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि आर्ट्रियोल जो हैं जिनको हमने नाम दिया एफरेंट आर्ट्रियोल्स वो इस तरह से एंटर होते हैं इनटू बुमेन कैप्सूल, और बुमेन कैप्सूल जो है उसके इनसाइड इनक्लोज होके एक नेटवर्क बना देते हैं कैपिलरीज़ का, और ये कैपिलरीज़ का नेटवर्क जो है वो दूसरी साइड पे जाके जो है फिर से ज्वाइन होता है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स बना देता है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल्स, और इस रीजन को हमने क्या नाम दिया है ग्लोमेरुलस का। मैं इनकी लेबलिंग करता हूँ। ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस, इसको हमने नाम दिया है बुमेन कैप्सूल का, बुमेन कैप्सूल जी। तो ये दो अहम पार्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, दो अहम पार्ट हैं ये रीनल कार्पसल के। तो हमने नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास है रीनल कार्पसल, और सेकंड पार्ट को हमने नाम दिया था रीनल ट्यूब्यूल्स का। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, हमने कहा कि किडनी फंक्शनिंग जो है इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। किडनी फंक्शनिंग डिपेंड करती है फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन पे, और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन जो है उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर जो है उस पर डिपेंड करती है। हमने 9th में भी पढ़ा कि नेचर ने जो भी सेल्स जो हैं वो जिस बॉडी पार्ट को दिए हैं तो वो सेल्स उनकी फंक्शनिंग के एतबार से दिए हैं नेचर ने। उनका स्ट्रक्चर ऐसा नेचर ने बनाया है कि उनकी फंक्शनिंग को मैच करे, यानी कि जैसा उनका स्ट्रक्चर है वैसी उनकी फंक्शनिंग है। अब यहाँ पे आप देखें कि नेचर ने
किडनीज जो हैं इनको एनरिच किया है विद नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन को अगर हम देखें तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल उनके फंक्शन से मैच करता है। तो एक नेफ्रॉन जो है उसके हमने दो पार्ट्स पढ़े, फर्स्ट पार्ट को हमने बोला रीनल कार्पसल और दूसरे को हमने बोला रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल कार्पसल के दो फर्दर पार्ट्स थे, एक को हमने नाम दिया वुमेन कैप्सूल का और दूसरे को हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस का। उसके बाद ये ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो गया। फिलहाल हमारा कंसर्न जो है वो इससे है, जैसे जैसे हम फर्दर बढ़ते जाएंगे तो हम इस डायग्राम को भी कंप्लीट करते जाएंगे। याद रखना इस टॉपिक के साथ डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें रीनल आर्टरी जो है प्रेशर फिल्ट्रेशन में असल में फिल्ट्रेट किया जाता है ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है। ब्लड में से जो है यूरिया क्रिस्टल जो हैं, इसी तरह से कुछ ग्लूकोज क्रिस्टल्स वगैरह जो हैं वो, इसी तरह से एक्स्ट्रा वाटर जो है, एक्सेसिव वाटर, उसको फिल्टर किया जाता है। तो इस प्रेशर फिल्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रेशर हो, नाम से जाहिर है। तो वो प्रेशर जो है वो कहाँ से मिलता है? असल में ब्लड जो कि हार्ट की तरफ से आता है, तो वो रीनल आर्टरी के ज़रिए से किडनी को सप्लाई किया जाता है। रीनल आर्टरी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरह से ये ब्लड प्रेशर जो है इसको फर्दर जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है टुवर्ड्स आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल से फर्दर जो है ग्लोमेरुलस के जो कैपिलरीज़ हैं उनमें जो है इनको भेज दिया जाता है। अब ज़रा यहाँ पे देखें कि इधर से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड जो है वो बहुत प्रेशर के तहत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के ज़रिए यहाँ पे आके टकराता है इन वॉल्स के साथ, वुमेन कैप्सूल वॉल्स के साथ टकराता है। तो इस रीजन को हमने बोला ग्लोमेरुलस। इसमें असल में है क्या? कैपिलरीज। अब एक बात और ज़रा ध्यान से समझनी है, अगर लेट से ये वुमेन कैप्सूल है, अगर ये वुमेन कैप्सूल है और यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो वुमेन कैप्सूल जो है उसके साथ बिल्कुल साथ जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क है। कैपिलरीज का नेटवर्क जो है इसमें ब्लड प्रेशर है, इस तरह से प्रेशर के तहत ब्लड जो है वो इसकी वॉल्स के साथ आके टकरा रहा है। किसके साथ? वुमेन कैप्सूल के साथ। तो वुमेन कैप्सूल जो है इसमें से प्रेशर के तहत जो है कुछ मटेरियल जो है वो इसकी दूसरी साइड पे यानी कि इनसाइड आ जाता है। अब हम इसको अगर इस तरह से ड्रॉ कर दें तो ये वुमेन कैप्सूल, तो वुमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो कुछ मटेरियल आ गया। ये जो कुछ मटेरियल फिल्टर हो गया है, अब हम डेफिनेटली इसको क्या नाम देंगे? फिल्ट्रेट का नाम देंगे। ये है हमारे पास फिल्ट्रेट। और कौन सा फिल्ट्रेट है? इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो है उससे ये फिल्ट्रेट आया है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट आया है। अब ये देखें, प्रेशर के तहत ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें से डिफरेंट पार्टिकल जो है, जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह से यूरिया जो है उसके मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे जो हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इसमें मेनली ग्लूकोज शामिल है, इसमें यूरिया शामिल है, इसमें वाटर शामिल है और कुछ दूसरे सॉल्ट्स हैं, कुछ दूसरे सॉल्ट्स हैं। तो ये इसको हम एज अ होल क्या बोल रहे हैं? फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से बना है, दैट्स वाई हम इसको अब नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जी, अब आपने देखा कि प्रेशर के तहत जो है जब इस तरह से वुमेन कैप्सूल की वॉल्स के साथ ब्लड आके टकराता है, तो ये प्रेशर के तहत उसमें से ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जो हैं वो एंटर हो जाते हैं इनटू वुमेन कैप्सूल कप। ये जो वुमेन कैप्सूल जिसको हम बोल रहे हैं कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के आइंस शामिल हो गए हैं, डिफरेंट टाइप के जो हैं वो सॉल्ट्स और उनके मॉलिक्यूल जो हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यूरिया मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हैं वो एंटर हो गए। अब नेक्स्ट बात ज़रा समझनी है आपने, यहाँ पे होगी प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये असल में वेस्ट मटेरियल जो है ये यहाँ पे पहुँच गया। हमने इस वेस्ट मटेरियल को अब नाम दे दिया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। प्रेशर फिल्ट्रेशन में प्रेशर के तहत फिल्ट्रेशन करवाई जाती है, दैट्स वाई हम इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होती है? ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर इन रीनल आर्टरी एंड फर्दर आर्ट्रियोल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जी, इसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास, दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन।
जी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को हम डिस्कस करते हैं, सेकंड स्टेप को। ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है ये सेकंड स्टेप है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में नाम से जाहिर है कि जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बना है, जिसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा है, इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो रिटर्न की जाती हैं टू ब्लड। ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनको फर्दर रिटर्न की जाती हैं। अब ज़रा बात को समझना है इस तरह से, ये है हमारे पास ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ से ऑनवर्ड ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो गया, जैसे कि हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा। ट्यूबुलर पार्ट जो है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया था इनटू 3 पार्ट्स। ये हमारे पास ट्यूबुलर पार्ट का सेकंड पार्ट, जिसको हमने नाम दिया था लूप ऑफ हेनली। यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इसको हमने नाम दिया था लूप ऑफ हेनली। फर्स्ट पार्ट जिसको हमने नाम दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हमने नाम दिया था लूप ऑफ हेनले। और ये थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया। ये थर्ड पार्ट जो है इसको हमने नाम दिया था डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि DCT, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो मैं स्ट्रक्चर को साथ साथ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि हमें फंक्शन को समझने में आसानी हो। प्रेशर फिल्ट्रेशन का फिनोमेना जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इन्वॉल्व थी इन प्रेशर फिल्ट्रेशन, और ये फर्स्ट पार्ट था यानी कि रीनल कार्पसल नेफ्रॉन का। सेकंड पार्ट जो है इसके गिर्द जो है वो डिफरेंट कैपिलरीज जो हैं वो उनका नेटवर्क, इस तरह से कैपिलरीज का नेटवर्क इनके गिर्द इस तरह से मौजूद है। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट एक कैपिलरी जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मुश्किल ना हो, अदरवाइज़ जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो उसमें मिक्सिंग हो जाएगी, एम्बिग्युइटी जो है वो जनरेट हो जाएगी, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने एक कैपिलरी को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये मूव करेगा, फर्दर मूव करेगा टुवर्ड DCT, यानी कि इसने PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लूप ऑफ हेनले, और फिर इसने DCT में पहुँचना और वहाँ से फिर फर्दर जो है वो इससे बड़ी जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर जो है वो पहुँचेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन असल में क्या चीज़ है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है इसमें याद रखना है अप टू 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसको फर्दर रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये रीअब्जॉर्प्शन क्या है? रीअब्जॉर्प्शन जो है पहले इसको समझना है। रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड कैपिलरीज। अगर आपको ये लाइन याद रहेगी तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। असल में रीअब्जॉर्प्शन जो है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसमें नेफ्रॉन से जो ये मटेरियल जो फ़िल्टर हुआ है, जिसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया है, इसने वापस ब्लड में जाना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये वाला मटेरियल जो है ये वापस जाएगा इनटू ब्लड कैपिलरीज, इनटू ब्लड कैपिलरीज। याद रखना है पहले इन प्रेशर फिल्ट्रेशन ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल जो है वो आया है इनटू बूमेन कैप्सूल, या आप ऐसा कह सकते हैं कि नेफ्रॉन का हिस्सा बन गया। अब नेफ्रॉन का ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसमें से डिफरेंट पॉइंट्स से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। ये जो मटेरियल इसके अंदर जा रहा है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है इसका अप टू 99% जो है उसको वापस रिटर्न किया जाएगा इनटू ब्लड कैपिलरीज। और याद रखना ऐसा हर दफ़ा नहीं होगा अप टू 99%, यानी कि ये कैपेसिटी है नेफ्रॉन की कि वो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 99% तक जो है वो रीअब्जॉर्ब कर सकता है सीवियर केसेस में। अब ऐसा नहीं कि हर बार जो है 99% तक जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसको वापस ले लिया जाता है इनटू ब्लड, नहीं, जितनी ज़रूरत है
ये असल में किस तरह से डिसाइड किया जाता है? इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्ट एंड वाटर कंसनट्रेशन इन आवर बॉडी फ्लूइड, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर सॉल्ट्स और वाटर जो है उसकी कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है कि किस कदर कितनी अमाउंट जो है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा इनटू ब्लड। तो अब इस बात को ज़रा याद रखना है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होगा कि ये जो फिल्ट्रेट है इस तरह से मूव करता जा रहा है, तो ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो एब्जॉर्ब करती जाएंगी, रीएब्जॉर्ब करती जाएंगी। पहले ये भी ब्लड कैपिलरीज थी जिन्होंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दिया है, किसको? बुमेन कैप्सूल को। अब बुमेन कैप्सूल से फर्दर जो आगे ट्यूबुलर पार्ट है वो रिटर्न करता जा रहा है, कैपिलरीज उससे रिटर्न ले रहे हैं, उससे वापस ले रहे हैं और रीएब्जॉर्ब कर रही हैं, किसको? ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इसी तरह से कुछ वाटर, कुछ दूसरे सॉल्ट्स जो हैं उनको वापस ले लिया जाता है जी। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हम ये कह सकते हैं कि अप टू 99% फिल्ट्रेट is reabsorbed into blood capillaries जी। तो अप टू 99%। अच्छा, एक बात बहुत अहम है और कई बार जो है वो एक MCQs के तौर पर जो है बोर्ड में पूछी गई है, प्रेशर फिल्ट्रेशन के हवाले से, वो मेरे जहन में आई तो मैंने कहा अभी आपको बताता चलूँ। आपने यहाँ पे देखा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, यूरिया, वाटर और कुछ सॉल्ट्स हैं। यहाँ पे सेल्स या प्रोटीन्स की बात नहीं हो रही। याद रखना, प्रोटीन्स और सेल्स जो हैं वो फिल्टर नहीं होंगे। ये इस तरह से MCQs पूछा जाता है कि which one of these is not reabsorbed, sorry, which one of these is not filtered during pressure filtration। तो वो चीज़ आपने बतानी है, कौन सी चीज़ जो है वो फ़िल्टर नहीं होती ड्यूरिंग प्रेशर फिल्ट्रेशन। वो नीचे उसने ऑप्शन में लिखा होगा प्रोटीन एंड सेल्स और बाकी ये चीज़ें ग्लूकोज, यूरिया, वाटर, तो ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी फ़िल्टर, लेकिन सेल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं चूँकि बड़े होते हैं इसलिए वो फ़िल्टर नहीं हो पाते ड्यूरिंग प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब सेकंड स्टेप था हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में एक दो पॉइंट्स बहुत ही अहम है, समझने लायक हैं जी। PCT और DCT जो हैं, ख़ास तौर पर इन दोनों का कंसर्न जो है ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन के साथ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, PCT और DCT जो है इनका ख़ास तौर पर कंसर्न जो है वाटर और ग्लूकोज जो है उसको रीअब्जॉर्ब करने से। जबकि लूप ऑफ हेनले जो है इसके दो आर्म्स हैं, लूप ऑफ हेनले के दो आर्म्स हैं। एक को हम बोलते हैं डिसेंडिंग और दूसरे को हम बोलते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग जी। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में ज़रा हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। जो इसका लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, मैंने D से इसको मेंशन कर दिया है, डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरा है हमारे पास असेंडिंग लिम्ब, मैंने A से इसको मेंशन कर दिया है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, यह जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसका काम होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना, जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है इसका काम है सॉल्ट्स एंड आयंस, यानी कि आयंस जो हैं उनको रीअब्जॉर्ब करना। और याद रखना ख़ास तौर पर इन आयंस में सोडियम आयंस होते हैं। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और DCT डिस्टिलेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इनका काम ऑलमोस्ट सेम है, इन्होंने वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है। जबकि लूप ऑफ हेनले जो है इसके दो एंड्स हैं, दो लिम्ब्स हैं, एक डिसेंडिंग और दूसरा असेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब जो है इट इज़ रिलेटेड टू वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि इसमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है, जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है इसमें सॉल्ट्स यानी कि आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है जी। ये बात ज़रा जहन नशीन फरमानी है, इस हवाले से भी वो बाज़ दफ़ा जो है MCQs पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जी। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड स्टेप है हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब तक हमने प्रेशर फिल्ट्रेशन को डिस्कस किया है, फिर हमने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया है, अब हम ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करते हैं जी। ट्यूबुलर सिक्रीशन,
थर्ड स्टेप है हमारे पास ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन जो है, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, हेडिंग से ही जाहिर है, ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या चीज़ है। असल में इन ट्यूब्यूल्स के अंदर किन ट्यूब्यूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, यानी कि ये सारे के सारे जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, इसके अंदर अगेन जो है वो ब्लड से रीअब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड से दोबारा से फिर कुछ यूरिया, कुछ वेस्ट मटेरियल यानी कि मेटाबॉलिक प्रोटीन्स जो होती हैं, यानी कि प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म में यूज़ होने के बाद कुछ प्रोटीन्स का जो कह लें रेजिडो होता है, प्रोटीन का जो कह लें बकिया हिस्सा होता है वो, और इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूरिया के, इनको एंटर करवाया जाता है दोबारा से फिर किस में, पीसीटी में, डीसीटी में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। किस तरह से, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ख़ास तौर पर यूरिया एंड क्रिएटिनिन, यूरिया एंड क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्या चीज़ है, ये प्रोटीन रेजिड्यू है, या इसको आप प्रोटीन वेस्ट बोल सकते हैं। तो इसको एंटर करवाया जाता है, इन दोनों चीज़ों को एंटर करवाया जाता है इनटू ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इन चीज़ों को ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर जो है वो एंटर करवाया जाता है, यूरिया, क्रिएटिनिन और कुछ दूसरे जो हैं वो आयंस और सॉल्ट्स होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं असल में फ्रॉम ब्लड इनटू ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि ब्लड से यूरिया और क्रिएटिनिन जो है इनको एंटर करवाया जाता है इनटू ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब यहाँ पे आखिरी बात, ऐसा क्यों किया जाता है, आपने ज़रा यहाँ पे नोट फरमाएं तो ऐसा हो रहा है कि पहले ब्लड से नेफ्रॉन, ख़ास तौर पर ट्यूबुलर पार्ट, और फिर नेफ्रॉन से ब्लड, और अगेन जो है ब्लड से नेफ्रॉन, मटेरियल्स को मूव करवाया जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, ब्लड से, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल को एंटर करवाया गया है इनटू नेफ्रॉन, और दूसरे स्टेप में इनटू सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या किया गया है, नेफ्रॉन से वेस्ट मटेरियल, नेफ्रॉन से जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर सिलेक्ट किया गया था ड्यूरिंग प्रेशर फिल्ट्रेशन, जिसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला, इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो नेफ्रॉन से दोबारा फिर ब्लड के अंदर एंटर करवा दी जाती हैं। अब तीसरे स्टेप में फिर से यही हो रहा है कि ब्लड से फिर नेफ्रॉन के अंदर। असल में फर्स्ट स्टेप में जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है उसके ज़रिए से बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसका 99% तक जो है उसको रिटर्न किया जा सकता है इनटू ब्लड, लेकिन ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये प्रेशर, ये किडनी फंक्शनिंग जो है वो इस तरह से, यानी कि ये उसका थीम है, ये मेन पॉइंट है कि ब्लड से नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से ब्लड, ब्लड से फिर नेफ्रॉन। तो ब्लड से नेफ्रॉन में असल में क्या चीज़ आती है एंड पे, वो असल में आती हैं ट्यूबुलर सिक्रीशंस, हम इनको बोलते हैं यूरिन, यूरिया और क्रिएटिनिन। इन चीज़ों के एडिशन के बाद एंड पे बन जाता है यूरिन। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, जिसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला, अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है इसको हम बोलेंगे यूरिन। ये यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हुआ। अब आपने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट स्टेप में प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है ये अकर हो रही है इन रीनल कार्पसल। मेन काम ये है, जितनी ज़्यादा प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी उतना ज़्यादा जो है यूरिन के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर ट्यूबुलर पार्ट से दोबारा से फिर कैपिलरीज़ के अंदर जो है ड्यूरिंग सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कैपिलरीज़ के अंदर जो है वो दोबारा से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वेस्ट मटेरियल से मुराद ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं, हकीकतन
ड्यूरिंग प्रेशर फिल्ट्रेशन इसको सारे एज वेस्ट ही एक्सक्रीट कर दिया जाता है इनटू बुमेन कैप्सूल, लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल हो सकती हैं फॉर आवर बॉडी। तो ड्यूरिंग सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन चीज़ों में से वापस ले ली जाती हैं कुछ चीज़ें इनटू ब्लड कैपिलरीज, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि रीअब्जॉर्प्शन हो कहाँ से रही है, फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड कैपिलरीज। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड। और थर्ड स्टेप में भी क्या हो रहा है, फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन। तो इस तरह से बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है कि चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले स्टेप में ज़्यादा चीज़ें हैं, दूसरे स्टेप में सिलेक्टिव चीज़ें हैं, तीसरे स्टेप में जो है उससे भी ज़्यादा सिलेक्टिव हो गई हैं, बहुत कम चीज़ें जो ब्लड से एंटर हो रही हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इन चीज़ों को ब्लड से क्यों निकाला जाता है, टू मेंटेन ब्लड पीएच। ब्लड की पीएच जो है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि क्रेटिनिन से छुटकारा पाया जाता है, इसी तरह से यूरिया जो है उससे छुटकारा पाया जाता है ताकि ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन किया जा सके। और इस हवाले से जो है वो एक बहुत अहम एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है कि जी ब्लड जो है उसकी पीएच जो है वो कितनी मेंटेन की जाती है। तो ब्लड पीएच जो है इसको रखा जाता है 7.35 टू 7.45। ये पीएच जो है ये 7.35 टू 7.45 जो है रखा जाता है। एक दो चीज़ें एंड पे, डेली जो है वो एक शख्स में कितना यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। जी, हर एक शख्स जो है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसमें 1.4 लीटर, ऑलमोस्ट 1.4 लीटर यूरिन जो है ये प्रोड्यूस होता है पर डे। अब एट द एंड कॉम्पोजिशन है। आज के लेक्चर में हमने देखें 3 स्टेप्स हमने पढ़े हैं। फंक्शनिंग ऑफ किडनी को हमने डिवाइड किया इनटू 3 स्टेप्स, तो हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने ये देखा कि इन स्टेप्स के अलावा हमने डायग्राम भी ड्रॉ किए। अब इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, मैं ज़रा आपको समझा भी दूँ साथ। डीसीटी जो है ये फर्दर इनसे बड़ी कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जो है वो इस तरह से पोर कर दी जाती हैं। आपकी बुक में उसने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। आपने एक और कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि ये आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। बस ये उन्होंने क्या किया है कि इसको दूसरी साइड पे ले गए। ये वाला जो ट्यूबुलर पार्ट है इसको इस तरह से उन्होंने मिरर इमेज बना दिया, यानी कि दूसरी साइड पे ले गए। अब ये बिल्कुल आपका जो है वो स्ट्रक्चर ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट है, इसको समझना भी आसान है कि फर्स्ट पार्ट में ये हो रहा है, सेकंड में ये हो रहा है, थर्ड में ये हो रहा है। अब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स आ गई हैं, तो सिर्फ एक ही नेफ्रॉन नहीं, बेशुमार नेफ्रॉन जो है वो इस तरह से पोर किए जाते हैं। उनकी जो सेक्रेशंस हैं, यानी कि यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है डिफरेंट नेफ्रॉन्स के अंदर, उसको एक बड़ी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और इसी तरह से फिर कलेक्टिंग डक्ट जो हैं उनको पेपिलरी डक्ट्स के अंदर, फिर पेपिलरी डक्ट जो हैं उनको फर्दर जो है पेल्विस के अंदर पोर कर दिया जाता है, और फिर पेल्विस से यूरिटर के ज़रिए से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाया जाता है यूरिन को। अब यहाँ पे एक बात तो हमने ये की कि यूरिन जो है ये 1.4 लीटर पर डे जो है एक्सक्रीट होता है इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगली बात ज़रा हमने समझनी है, ये यूरिन के अंदर असल में चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, यूरिन के अंदर चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं। इसको हम बोलते हैं ब्लड कॉम्पोजिशन, यूरिन कॉम्पोजिशन या केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन को हम समझते हैं जी। कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, इसमें मेन कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। आपकी बुक में एंड पे उसने एक चार्ट दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, उसमें उसने डिस्कस किया है कॉम्पोजिशन को, कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। मेनली जो है वो यूरिन के अंदर यूरिन प्रोडक्शन का काम ही ये होता है कि वाटर जो है, अगर एक्स्ट्रा वाटर है बॉडी में तो इससे छुटकारा पाया जाए। अगर बॉडी में यूरिया मौजूद है तो इससे छुटकारा पाया जाए। तो इन दो मेनली ये दो जो हैं कंपोनेंट हैं यूरिन के, मेनली 2 कंपोनेंट हैं। लेकिन यूरिया की सेक्रेशन के वक्त, वाटर की सेक्रेशन के वक्त कुछ और चीज़ें भी जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, जैसे कि कह लें कि सोडियम है, सोडियम आइंस हैं,
इसी तरह से क्लोराइड आइंस हैं और इसी तरह से पोटेशियम आइंस हैं, पोटेशियम आइंस हैं। तो ये चंद एक मेन चीज़ें हैं जो कि यूरिन के अंदर जो है शामिल होती हैं। वाटर जो है ये अप टू 95% हो सकता है यूरिन के अंदर, लेकिन ये कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी करती है, ठीक है। नॉर्मली 95%। यूरिया जो है ये यूरिन के अंदर ऑलमोस्ट 9.3 ग्राम पर लीटर होता है। इसी तरह से सोडियम आइंस की अगर बात करें तो ये 1.17 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड आइंस की बात करें तो 1.87 ग्राम पर लीटर, और पोटेशियम आइंस की बात करें तो ये 0.75 ग्राम पर लीटर जो है वो शामिल होते हैं। तो इस टेबल में से भी जो है वो कोई MCQ जो है वो पिक किया जा सकता है, लिहाजा इसको भी आप जो है वो जहन नशीन फरमा लें, इसको भी याद कर लें। जी, एट द एंड हम इस लेक्चर को जो है वाइंड अप करते हैं। आज चूँकि एक तो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, लेंथी भी था, इसलिए हम जो है वो इसको वाइंड अप करते हैं। और चूँकि आज के लेक्चर जो है वो लेंथी होने की वजह से हमारे पास टाइम नहीं बचा कि आपको कोई जो है वो एडवाइस की जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। फ़िलहाल हमारा जो है इसको एक बार रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है। स्टेप्स फॉर यूरिन फॉर्मेशन या फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो है इसको हमने डिवाइड किया इंटू 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है इसमें ब्लड से वेस्ट मटेरियल जो है जिसमें ख़ास तौर पर यूरिया शामिल है, वाटर शामिल है, उसको जो है फ़िल्टर किया जाता है, पोर किया जाता है इनटू बूमेन कैप्सूल। अब बूमेन कैप्सूल जो है इसमें जो मटेरियल आया हमने इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला, चूँकि ये ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर होकर आ रहा है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप था हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में असल में रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, दोबारा से फिर नेफ्रॉन से रिटर्न किया जा रहा है कुछ चीज़ों को इनटू ब्लड। तो ये किन में हो रहा है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर, फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड कैपिलरीज। और ये प्रोसेस जो है इसमें 99% तक ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसको रिटर्न किया जा सकता है इनटू ब्लड। उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन असल में क्या है कि ब्लड से कुछ वेस्ट मटेरियल जो है उसको फर्दर ट्यूब्यूल्स के अंदर, इन नेफ्रॉन के अंदर जो है वो पोर किया जाता है ताकि ब्लड pH को मेंटेन रखा जा सके। उसके बाद एंड पे हमने ये कहा कि हर एक शख्स जो है उसके अंदर, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर 1.4 लीटर डेली जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है। और एंड पे हमने कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन को देखा। ये कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन जो है ये भी नहायत ही इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। जी, इसी तरह से ये सेपरेट एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकता है कि जी व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। जी, आज के लिए बेटा इतना ही। आपने इसमें 3 स्टेप्स ख़ास तौर पर, आपने डायग्राम को स्किप नहीं करना, ये चौथी चीज़ थी। और 5वीं चीज़ जो है वो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, ये भी आप मेंशन करेंगे। तो ये टॉपिक तो ऑल्दो लेंथी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। याद रखना विदाउट डायग्राम जो है ये काम नहीं हो सकता। और डायग्राम को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर जो है उसको भी, यानी कि प्रीवियस लेक्चर को भी हमें याद होना चाहिए। सो प्रीवियस लेक्चर याद है, यानी कि लेक्चर नंबर 10 अगर याद है तो लेक्चर नंबर 9 जो है इसको आप समझ सकते हैं, अदरवाइज़ ये मुश्किल होगा। सो आप लेक्चर नंबर 10 को रिवाइज़ करें, उसके बाद लेक्चर नंबर 11 जो है इसको आप रिवाइज़ करें, याद करें इसको अच्छी तरह। अगर आपको लेक्चर नंबर 11 यानी कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी याद है तो हम नेक्स्ट जो है इसको फर्दर समझ सकेंगे। किडनी के कुछ और फंक्शन जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसको हम देखेंगे। तो फिर आपको समझ आएगी किडनी फंक्शनिंग अगर प्रॉपरली आपको याद है तो किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो भी आपको समझने में आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़।